48 घंटे के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट रखेंगे और इस बार का बजट इंटीरियम बजट है। ये बजट भी अपने आप में काफी खास है क्योंकि ये चुनावी साल है और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि देश के ग्रोथ का चक्का भी चलता रहे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों को थोड़े हेल्प भी मिले और थोड़ा पॉलिटिकली चीजें भी थोड़ी और ठीक हो जाए। तो इसलिए ये मिक्स्ड सेट ऑफ बजट हो सकता है, ऐसा ज्यादातर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स या फिर मार्केट के रिसर्चर्स यही बात कर रहे हैं। हमने एक डाटा भी निकाला है। एक्चुअली जब भी इंटीरियम बजट होता है तो किस तरह का मूवमेंट मार्केट के अंदर आता है, किस किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ये पूरा कार्यक्रम हमने इसी तरीके से आपके लिए डिजाइन किया है। तो मैं और मेरे कई सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे और आपके सामने एक एक करके सारे पॉइंट्स रखते हुए चलेंगे। जो मेरा दायित्व है, जो मेरा काम है, वो मैं आपके सामने पूरा कर रहा हूं और वो मेरा दायित्व ये है कि मैं आपको जरा ये बता पाऊं कि इस समय मार्केट्स के अंदर आखिरकार यानी कि जब इंटीरियम बजट आता है तो ऑन द डे ऑफ बजट या बजट से एक हफ्ता पहले या बजट के एक हफ्ते बाद किस तरह का मार्केट के अंदर ट्रेड होता है। पहले आते हैं बजट की थोड़ी सेंस लेते हुए। देखिए, पिछले 2 बार के इंटीरियम बजट्स हमने निकाले हैं, 2019 के और उससे पहले के भी, 2014 के भी। उन दोनों बजट में एक चीज हमको कॉमन दिखी कि जिस साल इलेक्शंस होते हैं और उस साल का जो बजट होता है उसमें पर्टिकुलरली मार्केट जरा रिटर्न देता नहीं है। शायद बाजार बजट के साथ साथ इलेक्शंस के रिजल्ट्स को भी नोटिस करना चाहेगा, देखना चाहेगा या फिर बात करना चाहेगा। इसलिए बहुत बड़े मेगा स्विंग्स तो आते हैं बट ओवरऑल रिटर्न्स कुछ ज्यादा नहीं बनते। जैसे ऑन द डे ऑफ अ बजट 2014 के अंदर करीब 0.5% भी नहीं था। 2019 के अंदर इंटीरियम बजट यानी कि जब सरकार वापस से आई, मोदी सरकार, मोदी 2 जिसको हम कहते हैं, वहां पर भी आप देखेंगे तो करीब 0.5% भी बढ़त नहीं थी ऑन द डे ऑफ अ बजट। लेकिन अगर आप एक हफ्ते के पहले और एक हफ्ते बाद का डाटा चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी। तो वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखेगी मैं आपको बताता हूँ। हिस्टोरिकली डाटा ये कह रहा है कि जब 2019 का इंटीरियम था तब आप देखेंगे तो वहां पे मूवमेंट सिर्फ 0.5% के आसपास की थी, एक हफ्ते बाद तक, बजट के एक हफ्ते बाद तक की। ये नेट में बता रहा हूँ, स्विंग मिलते हैं वो एक अलग चीज है। एक हफ्ते पहले तक की जो मूवमेंट थी वो सिर्फ 1% थी। अच्छी बात थी, पॉजिटिव थी, क्योंकि काफी सारे लोगों को लग रहा था कि गवर्नमेंट रिपीट कर जाएगी और रिपीट हुआ भी। इसलिए बहुत बड़ा मूव तो नहीं मिला बट पॉजिटिव मूव मिला, ये जरूर नोटिस करने वाला था। और उससे पहले जब 14 के अंदर चुनाव हुए थे, जब सरकार बदली भी थी, उस समय भी आप देखेंगे तो एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद कोई खास बड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर नहीं आया था। और इस बार भी मैं आपसे जब मैं कनेक्ट हो रहा हूं तो ठीक उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने कई एक्सपर्ट से बातचीत की, उन सब का भी मानना है कि इस बार के बजट के अंदर भी जो मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी चल रही है, विक्स काफी तेजी से बढ़ रहा है, इम्पाइल्ड वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर काफी तेजी से बढ़ रही है, ये मार्केट को सिर्फ चर्न कराएगी, एक तरफा नहीं करेगी। ये अभी तक की सेंस है जो सामने निकल के आ रही है। अच्छा, साथ ही साथ ना फिर हमने कुछ एक सेक्टर्स भी निकाले। हमने जरा ये भी देखा कि इस बार के बजट में क्या सेक्टर्स पे ज्यादा गवर्नमेंट फोकस कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको खुद समझते हैं कि जब चुनावी साल होता है तो सरकार सबको खुश करने के मूड में होती है। रेवड़ियां तो नहीं बांटेगी लेकिन हाँ, खुश जरूर करेगी। ये खुश का पैमाना किसानों से हो सकता है, इसलिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस रखेगा। फर्टिलाइजर स्टॉक्स ऑलरेडी थोड़ा चल चुके हैं, अभी भी काफी रूम है। हमने ज्यादातर फर्टिलाइजर स्टॉक्स के टेक्निकल सेटअप, फंडा सेटअप सब कुछ चेक किया हुआ है और लग रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है। आरसीएफ, एनएफएल, चंबल फर्टिलाइजर्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो अपने आप में एक री रेट भी हो सकते हैं। तो आप जब भी इस बजट के अंदर जा रहे हैं तो एक सेक्टर जो सबसे धमाकेदार मूवमेंट दे सकता है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर्स, आप इस पर जरूर ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल को लेके गवर्नमेंट के अंदर जो एक रुझान है, जिससे गवर्नमेंट के देखिए 2 काम होते हैं। पहला, टेक्सटाइल एक लेबर इंटेंसिव कंपनीज होती हैं और यहाँ पे लेबर को काफी काम मिलता है। तो सरकार इसे 2 काम करेगी। एक तो टेक्सटाइल का हब बनाना चाहती है इंडिया को, अपने पोर्ट्स के जरिए टेक्सटाइल के बिजनेस को बाहर पहुंचाना चाहती है। और दूसरा जो बेनिफिट है टेक्सटाइल से, वो जॉब गारंटी हो जाएगी। तो ये 2 हो जाएंगे शिकार एक ही तीर से। तो इसलिए टेक्सटाइल वाला मैटर पे भी गवर्नमेंट काफी फोकस आपको करती हुई दिखेगी। तीसरा जो सेक्टर है जिसपे मेरे को लग रहा है कि सरकार सर थोड़ा ज्यादा अच्छे से काम करेगी और हमारे रिपोर्टर्स भी बैक टू बैक उसके बारे में बता रहे हैं, वो है हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग सेक्टर्स को लेके। आपको मालूम है कि हाउसिंग और ऑटो देश के 2 जान हैं, सबसे ज्यादा जॉब क्रिएटर्स हैं, सबसे ज्यादा जीडीपी के कंट्रीब्यूटर्स हैं और इन दोनों के अंदर ही हाउसिंग के अंदर खासकर सरकार बहुत इनिशिएटिव लेके बहुत बेहतरीन काम भी कर चुकी है। तो इसलिए लगता है इस बार हाउसिंग का दिमाग फिर से
काफ़ी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सरकार इस पे पूरा मादा रखती है और चलती हुई दिखेगी। तो हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा है जिसमें मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनीज हैं। आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ। सिर्फ हाउसिंग या रियल एस्टेट से जुड़े हुए करीब 20 सेक्टर्स हैं। पेंट वाला सेक्टर होता है, हार्डवेयर के सेक्टर्स होते हैं, फर्नीचर का सेक्टर होता है, स्टील का, सीमेंट का, ऐसे करीब 20 सेक्टर्स होते हैं। ये सारे इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी हैं क्योंकि उनकी एंसिलरीज हैं। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस तो सीधा रियल एस्टेट कंपनीज पर थोड़ा ध्यान रखें, खासकर अफोर्डेबल वाली। और मैं लास्ट सेक्टर्स आपके सामने रखना चाहूँगा, वो होगा डिफेंस। सरकार की 2 मेजर प्रॉब्लम थी। फर्स्ट, जिससे पैसा बाहर चला जाता था, पहला एक तो डिफेंस से, दूसरा ऑयल से बहुत परचेज करना पड़ता था, कीमती डॉलर्स बाहर चले जाती थी। सरकार ने ठान लिया ऑयल में तो हम कुछ करें ना करें, लेकिन कम से कम डिफेंस में कर सकते हैं। तो 2023 पूरा का पूरा डिफेंस के नाम रहा। लेकिन 2024 भी शायद सरकार इसको कंटिन्यू करेगी क्योंकि स्ट्रक्चरली चेंज करना चाहती है, उसको नेट एक्सपोर्टर भी बनाना चाहती है। इसलिए डिफेंस की अपने आप में काफ़ी अहमियत है। इसलिए डिफेंस वाली कंपनीज को आप ना भूलें। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और मार्केट का मोटा मोटी व्यू पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। अब आप मेरे को भी सुनते सुनते थक गए होंगे और मैं भी बोलते बोलते थक गया हूं। तो मैं एक काम करता हूं, इस चर्चा को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक। वो आपके आगे के सेक्टर्स के बारे में बताएंगे। अभिषेक, ये पैटर्न अब आपके पास है। नहीं, डिम्पल ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कि बाजार की चाल कैसी रही है, बजट के अराउंड आपको क्या प्लानिंग करनी है और सेक्टर्स कौन से की होंगी ये भी बता दिए। लेकिन पिछली बार की बजट की थीम थी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रा को लेकर जो कैपेक्स का सरकार ने ऐलान किया था उसकी चर्चा काफी जोर से हुई और उसके बाद हमने स्टॉक्स को रेट करते हुए देखा भी। अच्छा, इंफ्रा जरूरी क्यों है? रेल, रोड, पोर्ट, शिपिंग, एविएशन, ये तमाम जो चीजें होती है वो इंफ्रा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और निश्चित तौर पर अगर इन पर खर्च बढ़ता है, अगर इन पर सरकार फोकस करती है तो इससे ना सिर्फ इन सेक्टर मजबूती आती है बल्कि जॉब क्रिएशन, जो कि सरकार के लिए एक चैलेंज रहा है, कहीं न कहीं उस मोर्चे पर सरकार कई बार घिरती हुई नजर आती है, उसको भी सहारा मिलता है। तो 10 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स का सरकार ने ऐलान किया था पिछले बजट में और इस बार हालांकि इंटरिम बजट है, लेकिन ये मान के हम चल रहे हैं और ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें में हमारे पास आ रही हैं कि इंफ्रा के मोर्चे पर सरकार किसी सुस्ती के मोड में नहीं आएगी और जो आवंटन है, हालांकि अभी 3 महीने के लिए अप्रैल, मई, जून के लिए आवंटन होगा, लेकिन आनुपातिक रूप से अगर देखेंगे तो बढ़ के आएगा। तो ये एक निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जो भी इससे जुड़े सेक्टर्स हैं, चाहे आप इंफ्रा में आप शिपिंग को जोड़ लीजिए, आप रेलवे को भी जोड़ लीजिए, आप पोर्ट को जोड़ लीजिए, सभी के लिए राहत की खबर होगी। जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक ये है कि कैपेक्स सरकार और बढ़ा सकती है और एनएचआई, रेलवे, हाउसिंग पर खर्च 20% बढ़ सकता है और चुनावी साल के बावजूद वित्तीय घाटे पर सरकार का हालांकि फोकस बना रहेगा और FY24 के लिए जो वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य है 5.9%, उस पर बरकरार रहेगा। FY26 की बात करें तो 4.5% वित्तीय घाटे का लक्ष्य बरकरार रहेगा। ये सूत्रों के हवाले से ET नौ स्वदेश को एक्सक्लूसिव खबर मिल रही है। लेकिन चूंकि इंफ्रा पर खास फोकस रहेगा तो निश्चित तौर पर ग्रामीण कनेक्टिविटी, शहरी कनेक्टिविटी, इसको बढ़ाने पर फोकस रहेगा और कहीं न कहीं NHI के लिए सरकार का सपोर्ट भी बढ़ेगा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय की करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की आवंटन की मांग है इस बजट में, जो कि पिछले बजट से करीब करीब 25% ज्यादा है। पिछले साल जो टोटल कैपेक्स, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स का ऐलान हुआ था और पिछले 5 साल में आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार का इंफ्रा पर कितना ज्यादा फोकस है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल में 3 गुना हुआ है सरकारी कैपेक्स। एक दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है सिटी के मुताबिक रोड और रेलवे के आवंटन पर जो कैपेक्स है उसमें 5 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर अगर इस पर सरकार आवंटन बढ़ाती है, खर्च ज्यादा होते हैं, तो ये सेक्टर भी चलेंगे। जो बाजार के निवेशक है उनके लिए निश्चित तौर पर एक ट्रिगर पॉइंट होगा और सरकार को भी इससे न सिर्फ देश को चमकाने में, सुविधाएं बढ़ाने में, रोजगार के मौके पैदा करने में उसमें मदद मिलेगी। अगर हम सेक्टर्स की बात करें और विद इन सेक्टर्स अगर हम शेयरों की बात कर लें तो उसमें बजट में फोकस में जो इंफ्रा शेयर रहेंगे उसके नाम हम आपको बता देते हैं। IRB इंफ्रा होगा, NBCC, HCC, इसके अलावा NCC, ये तमाम शेयर चलते हुए आपको दिखाई देंगे और बजट से पहले इसमें रौनक शुरू हो भी गई है। कुछ और शेयर KNR कंस्ट्रक्शंस, PNC इंफ्राटेक, राइट्स, PSP प्रोजेक्ट्स, जे कुमार इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, ये शेयर भी लगातार आपके फोकस में रहेंगे और बजट के दिन खास तौर से इन शेयरों पर आप फोकस जरूर रखिएगा। इसके अलावा रेलवे शेयर, क्योंकि रेलवे में रफ्तार बहुत गजब की रही है और सरकार का जोर भी रहा है। देश की कनेक्टिविटी के लिए सबसे अहम अगर कड़ी हम कहें तो रेलवे ही है।
तो IRCTC, इरकॉन, IRFC, RVNL, राइट्स, रेलटेल, ये जो सरकारी कंपनीज इन पर तो आप फोकस रखिएगा ही। जुपिटर वैगन्स, टेक्सरेल, इसके अलावा BML, कर्नेक्स माइक्रो, ये शेयर भी आपके फोकस में जरूर होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, अगर हम इंफ्रा की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स के बिना ये पूरी की पूरी कहानी अधूरी हो जाती है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो L&T, BHEL, सीमेंस, KC इंटरनेशनल, ये शेयर फोकस में रहेंगे। और जो क्रेन सर्विसेज वाली जो कंपनीज होती हैं जैसे कि एक्शन कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर सांघवी मूवर्स हो गया, ये शेयर भी आपके फोकस में रहेंगे। एक और खेमा है एग्री वाला, उसमें भी अगर हम 2 खेमे कर लें, पंप एंड पाइप वाला जिसमें कि रोटो पंप, शक्ति पंप्स हो गया, इसके अलावा रामा स्टील ट्यूब हो गया, ऐसे कुछ शेयर्स और भी होंगे जो आपके फोकस में जरूर होने चाहिए। और एग्रो केमिकल शेयर, क्योंकि उस सरकार का निश्चित तौर पर गांव पर, किसान पर फोकस रहने वाला है बजट में, तो आप एग्रो केमिकल और कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर शेयरों को भी फोकस में आप जरूर रखिएगा। UPL, बेयर क्रॉप साइंसेज, कोरोमंडल, मेघमड़ी ऑर्गेनिक्स, बासफ इंडिया, ये तमाम शेयर आपके फोकस में रहने चाहिए। फर्टिलाइजर की बात करें तो तमाम कंपनी से, और कहीं ना कहीं सरकार के रेगुलेशन का भी उसमें पार्ट होता है, उसके एंगल से भी आपको दिखना चाहिए। तो आप फोकस में रखिएगा अपने GSFC को, GNFC को, RCF, फैक्ट, NFL, चंबल, मद्रास फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, ये तमाम शेयर आपके फोकस में रहेंगे। एक और चीज जो कि इंफ्रा स्टोरी से जुड़ी है वो है रिन्यूएबल का। सरकार का फोकस भी रहा है, खर्च भी हो रहे हैं, प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन, आइनॉक्स विंड, ओरिएंट ग्रीन, आइनॉक्स ग्रीन, और इसके अलावा भी जो रिन्यूएबल स्पेस वाली जो कंपनीज है वो आप फोकस में जरूर रखेंगे। तो ये तमाम सेक्टर्स इंफ्रा के अराउंड आपको बजट में कहां पर नजर रखनी है ये आपको हमने बताया। लेकिन बजट की थीम काफी बड़ी है, हमारे सहयोगी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी और वो आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगी जो बजट की प्लानिंग करने में आपको मदद मिलेगी। तो बैटन अब पास हो रहा है हमारी सहयोगी कविता थपलियाल को, जो कि पर्सनल फाइनेंस को लेकर बजट में आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए ये बताएंगी। लंबे समय से इंतजार था इस बैटन को मेरे हाथ में आने का, धन्यवाद। तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, जी हाँ, आपकी भी यही शिकायत है और इसी को ध्यान में रखते हुए भले ही ये वोट ऑन अकाउंट है, आप तो चाहेंगे ही कि भाई थोड़े से ज्यादा पैसे हमारी जेब में बच जाए, थोड़ा सा टैक्स को लेके हमें राहत मिल जाए, सहूलियत मिल जाए। देखिए, मांगे तो हमेशा एक आम टैक्स पेयर की बहुत सारी रहती हैं। इतना ही नहीं, हमने देखा कि जहां मांगे पूरी करने की हमने कवायद की या मांगे करनी शुरू की तो एक नया टैक्स स्लैब आ गया। नया टैक्स स्लैब आ गया तो उसके अंदर हमने देखा पिछले बजट में और लुभावना बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए उसमें टैक्स स्लैब्स को बढ़ा दिया गया। साफ तौर से सरकार की मंशा तो यही है कि आम टैक्स पेयर जो है पुरानी टैक्स व्यवस्था में से निकलकर नई टैक्स व्यवस्था में आ जाए, और इसीलिए पिछले बजट में एक डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो डाल दी गई, जहां पर अगर आप अपना जब भी आप फाइल करने जाएं तो आपकी पुरानी से नहीं बल्कि नई टैक्स रिजीम के तहत जो है आप टैक्स प्रणाली फॉलो करें। इतना ही नहीं, कई बार हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को क्योंकि कंजम्पशन के लिए आपको पैसे हाथ में चाहिए होते हैं और इसीलिए नए टैक्स बेनिफिट में या नए टैक्स स्ट्रक्चर में, रिजीम में अगर हम देखें तो आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर सहूलियत नहीं मिलती है। और इसीलिए क्योंकि हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो लोगों ने नई टैक्स स्लैब या नई टैक्स रिजीम को आकर्षक समझा। लेकिन आप भी चौंकेंगे, रिपोर्ट्स यहाँ पे यही कह रही हैं कि लगभग 60% जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग टैक्स भरते हैं वो अभी भी पुरानी टैक्स रिजीम को ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के होम लोन्स है, बहुत सारे लोगों को अभी भी 1.5 लाख का जो बेनिफिट मिलता है ATC के तहत, इसके अलावा जो सेक्शन बेनिफिट मिलते हैं उसका फायदा उठाना है। तो अब बजट में क्या कुछ हो सकता है आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है 18 स्वदेश की, आपको बता दें कि नई टैक्स रिजीम को जो है और आकर्षक और लुभावना बनाने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। मसलन 7.5 लाख तक की पूरी तरह से आपको टैक्स छूट जो है वो संभव की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जो टैक्स स्लैब है 3.5 से 4 लाख तक जो है टैक्स स्लैब बढ़ाया जा सकता है। अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा और एक बार फिर से मकसद यही होगा कि नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाया जाए। इतना ही नहीं, क्योंकि 60% लोग हम जानते हैं कि तकरीबन 60% लोग अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था को ही फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाने को लेकर ऐलान संभव है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। भैया, मांग तो बहुत सारी है काम टैक्स पेयर्स की, इतने से तो बात नहीं बनेगा, क्योंकि आप देखिए ATC जो कि इतने सालों से जो है अभी तक नहीं छुआ है, और जितनी भी तरह के निवेश विकल्प है उससे अगर हम देखें तो आपकी आय बढ़ रही है, हालांकि महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन जितनी छूट मिलती है वो काफी नहीं है। तो ATC में बदलाव को लेकर बहुत समय से जो है एक मांग है, और
देखते हैं कि एटीसी की इस मांग को क्या, या इसको दायरे को और बढ़ाने को लेकर जो मांग है, क्या उसको अब की बार बजट में पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा होम लोन पर जो आपको टैक्स छूट मिलती है, इसको लेकर भी मांग है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस पर भी किसी तरह के ऐलान संभव हो जाए, ये छूट हो सकता है आपको बढ़ाकर दे दी जाए। लेकिन बात मैं करना चाहूंगी अब एनपीएस की, जो कि हम जानते हैं रिटायरमेंट के लिहाज से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मोदी सरकार की, और इसमें बहुत लंबे समय से एक मिनिमम गारंटी स्कीम को लेकर हल्ला बोल शुरू है कि ये स्कीम आने वाली है। एनपीएस हम सब जानते हैं कि अलग अलग तरह से इक्विटी में और डेट में पैसे लगाते हैं, इनकी अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं जिसके तहत आप रिटायरमेंट के लिए अगर एक किटी बनाना चाहते हैं तो आपको फायदा होता है, आप उसका प्रावधान कर सकते हैं अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में। लेकिन अगर इसमें एक मिनिमम गारंटी स्कीम इंट्रोड्यूस की जा सकती है तो जिस तरह से अभी भी हमारे देश में पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर थोड़ी सी कमी है, एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो देखना होगा कि मिनिमम पेंशन स्कीम को लेकर क्या कुछ सरकार करती है। अच्छा, महिलाओं के लिए भी पुरजोर मांग है कि कुछ बजट में आ जाए, भले ही उनके लिए अलग से टैक्स स्लैब की क्यों ना मांग हो, और अगर टैक्स स्लैब नहीं अलग से तो क्योंकि महिला उद्यमियों को हम देख रहे हैं कि एक तरह से तादाद बढ़ रही है। कोविड के दौरान हमने देखा कि महिला एंटरप्रेन्योर्स की तादाद बढ़ी है, तो महिला एंटरप्रेन्योर्स और उद्यमियों के लिए भी कुछ खास ऐलान होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि बजट में एक आम टैक्स पेयर की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तरह की हर तरह की मांग है। अब देखना होगा वित्त मंत्री साहिबा कितना कुछ पूरा कर पाती है। लेकिन ये तो एक आम टैक्स पेयर की बात हो गई है। अगर आप एक कमोडिटी निवेशक है, कमोडिटी ट्रेडर हैं, तो आपके लिए क्या कुछ ऐलान संभव है? मेरे साथ विश्व मोहन जुड़ गए हैं, बैटन आपके हाथ में अब। थैंक यू कविता। इस बार चुनावी साल है और अंतरिम बजट है, उसके बावजूद एग्री सेक्टर को लेकर काफी कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। लग रहा है कि इस बार एग्री पे काफी कुछ फोकस रहेगा, किसानों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्या कुछ ऐलान हो सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा ये है कि एग्री सेक्टर के लिए जो लोन अब तक जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए एग्री लोन का जो टारगेट था वो 20 लाख करोड़ के का तय किया गया था, उसका 82% तक अब तक लोन बांटा भी जा चुका है। अब उस जो एग्री लोन का जो टारगेट है उसे 20 लाख करोड़ से बढ़ाकर 22 लाख करोड़ से 25 लाख करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। यानी एक बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद एग्री लोन टारगेट को लेकर भी हो रहा है। साथ ही एग्री सेक्टर में निवेश को बढ़ाने के लिए बड़े स्केल पर लाने की तैयारी है। इसको लेकर एक नई स्कीम का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो ये एक अहम खबर है जिस पर पूरे ही बाजार की नजर है कि क्या कुछ अनाउंस हो सकता है। साथ ही एग्री सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया जा सकता है, चाहे वो इरिगेशन को लेकर हो या फिर ग्राउंड की मैपिंग को लेकर है, ग्राउंड में फोरकास्ट करने के लिए जो ड्रोन का इस्तेमाल हो उसको लेकर भी कुछ बड़े फैसले की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर एग्री में टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए किया जा सकता है, कैसे इसका फायदा किसानों को, एग्रीकल्चर को कैसे दिया जा सकता है, इस पर काफी जोर रहेगा। तो यानी टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस इस बार एग्री सेक्टर से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी पर काफी फोकस रहने वाला है। इसके अलावा कुछ और बड़ी बातें हैं जिसमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल अगर आप देखें दुनिया की बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी से अगर आप तुलना करें तो अपने यहाँ पर भारत में वेयर हाउसिंग की काफी दिक्कतें हैं। उस वजह से यहाँ पर लीकेजेस काफी ज्यादा होती है। जो पेरिशेबल आइटम होती है, खास करके फल और सब्जियां, उनको काफी नुकसान होता है। ब्लॉक लेवल पर स्टोरेज है नहीं। कुछ अगर डेवलप्ड स्टेट्स देखें, कुछ चुनिंदा राज्य है जहां पर पर्याप्त मात्रा में वेयर हाउसेस है, लेकिन बाकी कई सारे पिछड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर वेयर हाउसेस की दिक्कतें हैं, स्टोरेज की दिक्कतें हैं, उससे काफ़ी माल को नुकसान होता है। जिस बार किसी फसल की बम्पर पैदावार होती है, हमारे पास रखने के लिए जगह भी नहीं होता। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वेयर हाउसेस को लेकर एक बड़े कुछ ऐलान हो सकते हैं, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। हालांकि पहले से वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए हो रही है, लेकिन कुछ और नई स्कीम भी इसके लिए लाने की संभावना जताई जा रही है। तो ये कुछ बड़े ऐलान है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी सालाना रकम जो मार्जिनल फार्मर है, छोटे फार्मर्स हैं, उनको सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, उसकी रकम में 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। उसे बढ़ाकर सालाना 9,000 रुपए तक किया जा सकता है। तो यह फायदा किसानों के लिए है ताकि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिले, किसानों को बूस्ट मिले और किसानों
के लिए जो डिमांड किसानों की तरफ से रूरल इकोनॉमी से जो डिमांड का जो सिनेरियो हो वो वहां पर डेवलप करे, इस ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। इसके अलावा वेयरहाउसिंग की बात कर रहे थे तो EWNR जो इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट्स होती है, जिसके जरिए अगर आप वेयरहाउसेस में जो आप माल जमा करते हैं उसके बदले में आपको एक रिसीट जारी किया जाता है, जिसका ट्रेड भी होता है, उसके जरिए आपको फाइनेंसिंग भी ले सकते हैं अपने जमा किए गए माल पे, उसका सेटलमेंट भी होता है। तो एक बढ़िया कदम है, उस दिशा में भी सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। एक और कदम FPOs को लेकर, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सरकार लगातार इस अनाउंस कर रही है कि सरकार कैसे किसान कलेक्टिवली एक साथ आकर एक मंच पर आकर इसका फायदा उठाए, कैसे वो वायदा बाजार में एंट्री कर सकते हैं FPOs के जरिए। खाद बीज प्रोक्योरमेंट इनपुट से लेकर आउटपुट तक तमाम चीजों में FPOs उनकी मदद करते हैं, और किसानों का ही संगठन है तो उसका फायदा कैसे बढ़ाए, उसका दायरा कैसे बढ़ाए, इस पर भी सरकार का फोकस रहेगा। तो एक बड़े स्केल पर बड़े इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा रही है। और साथ ही एक और अहम होगा, जो इस बार जो फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है उसको रैशनलाइज करने की भी तैयारी है, ताकि जो उसकी जो लीकेज होती है उसको रोका जाए। आमतौर पे होता क्या, जो रियल बेनिफिशियरी हैं उनको कम फायदा मिलता है, और जो पुराने लिस्ट में जो किसान हैं उनको अभी तक फायदा मिल रहा है। 2012 के आसपास की जो लिस्ट बनी थी 2011-12 में, अभी भी उन्हीं को फायदा मिल रहा है। तो सरकार की कोशिश यही होगी कि रेवेन्यू के लीकेज को कैसे रोका जाए और रियल जो किसान है उसको कैसे फायदा दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे अनाउंसमेंट है जिस पर बजट में ज्यादा फोकस रहेगी। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो कि बजट में इस बार देखने को मिल सकती है, आमतौर पे होता क्या है, खेती में बहुत सारे वेस्ट होते हैं, एग्री वेस्ट, जहां पर किसान उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसी कंपनियां जो उस एग्री वेस्ट को कैटल फीड के तौर पे या फिर उससे बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए अगर उसका इस्तेमाल कर रही है, तो उनको लेंडिंग कैसे दी जाए, उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पर उन कंपनियों के लिए लेंडिंग दिया जा सकता है, उनको लोन आसानी से मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे कदम होंगे जिन पर सरकार का फोकस रहने वाला है। यानी चुनावी साल है तो डेफिनेटली बजट में इस बार किसानों के लिए काफी कुछ फोकस रहने वाले हैं। हमारे साथ मनीष जी भी है। मनीष जी, और क्या कुछ तैयारी है इस बार बजट को लेकर? विश्वास, आपने बहुत सारी जानकारी बताया, आपने बताया, डिम्पी ने बताया, कविता ने बताया, बहुत सारी जानकारी बात है। अब ये बैटन मुझे दीजिए, क्योंकि वैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार बजट में जो कुछ भी सबसे ऐलान होगा ना, सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। कविता ने अपनी बातें कही, अभिषेक ने अपनी बातें कही और डिम्पी ने अपनी बातें कही। मुझे लगता है कि इस बजट में कोई बाजी मारेगा तो आप मारेंगे, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि बजट में जो सबसे बड़ा ऐलान आने वाला है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को होने वाला है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, वही मैं बताने वाला हूँ कि इस बार बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर ही क्यों ऐलान होने वाला है। ये वोट ऑन अकाउंट है, अंतरिम बजट है, लेकिन जो ट्रेंड देखने को मिला है बीते 10 सालों का, 20 सालों का आप देखेंगे ना, वो सीधे तौर पे बताता है कि जो बड़े फैसले हैं ना, जिसका सीधे तौर पर असर किसानों पे, आम आदमी पे होता है, वो बजट में होता है। बजट में आपने देखा जब चिदम्बरम साहब थे वित्त मंत्री, उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी की थी, किसान सम्मान निधि योजना इंटरिम बजट में ऐलान किया गया था। इसके पहले भी जो बड़े अनाउंसमेंट किए गए थे बजट में ही किए गए थे। टैक्स में छूट कब दी गई थी, इंटरिम बजट में दी गई थी। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों पे मैं अब समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ से कि ये इंटरिम बजट नहीं है, इसे इंटरिम बजट बिल्कुल मत मानिए, इससे सीधे तौर पे मानिए एक आम बजट के तौर पे, क्योंकि अगर आप इसे आम बजट नहीं मानेंगे तो वही गलती करेंगे अगर शेयर मार्केट में आप ट्रेड या निवेश करते हैं, जो कई लोग अक्सर करते हैं। क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो सीधे तौर पे ये बताते हैं कि सरकारों की तरफ से बड़े फैसले इंटरिम बजट में ही लिए गए हैं। क्योंकि ये इंटरिम बजट हमेशा याद रखिए चुनावों से पहले किए जाते हैं, ये कुछ महीनों के लिए पैसे निकालने की कोशिश होती है जिससे कि कामकाज में कोई असर न हो, और यही कमोबेश ट्रेंड देखने को मिला। आप सबसे पहले चलिए 2009 में जो सरकार की तरफ से, जब कांग्रेस की सरकार थी, और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया था ना, वो किसानों की कर्ज माफी को लेकर लिया गया था, और उस फैसले का असर हमने देखा था। उस दिन बाजार पे कितना निगेटिव देखने को मिला था, जब बाजार में काफी तेज गिरावट देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं बड़े फैसले इंटरिम बजट में ही लिए जाते हैं। एक जो और बड़ा फैसला हुआ था 2009 के कह सकते हैं कि बजट में, वो था टैक्स स्लैब में बदलाव। उसके बाद से टैक्स स्लैब में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। फिर हम आते हैं आगे के कार्यकाल में, 2014 की बात करते हैं, जब हमने देखा कि यूपीए सरकार का आखिरी टर्म था, एनडीए सरकार चुनाव में जाने वाली थी, पीएम मोदी जो है सीधे तौर पे जो है बीजेपी के चुनाव समिति के अध्यक्ष बन चुके थे। उस चुनाव में भी जाने से पहले सीधे तौर पे जो कुछ बड़े फैसले लिए गए थे इंटरिम बजट में, वो वैसे फैसले थे जिनका मकसद चुनाव को जीतने था। चाहे उस फैसले में आप देखिए कि छोटे गाड़ियों पे
ऑटो सेक्टर को लेकर राहत देने के लिए सीधे तौर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी की गई थी, उसका सीधे एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई थी। और ये एक्साइज ड्यूटी में कमी जो की गई थी ना, बहुत डिसाइसिव तौर पे की गई थी ताकि राहत दी जाए। एक बड़ा किया गया था फैसला ना, किसी भी चुनाव के लिए किसान के अलावा कह सकते हैं कुछ वोट बैंक के तौर पे कई और भी चीजें हैं जिसका असर देखने को मिलता है, और यही उस बजट में देखने को मिला था जब अनुसूचित जाति जनजाति ट्राइबल क्लास के लिए भी कई सारे बड़े ऐलान किए गए थे। अब हम आते हैं 2019, जब मोदी सरकार जो अपना बजट पेश कर रही थी, वो मोदी सरकार का कह सकते हैं कि पहला इंटरिम बजट था। इस बार तो दूसरा है। सत्ता में थी, लेकिन सत्ता में बड़ी जीत की कामना थी उनको, और उस बड़ी जीत की कामना में क्या बना? ट्रिगर बना सीधे तौर पे 5 लाख रुपए तक के टैक्स की छूट जो दी गई थी। कौन कहता है कि इंटरिम बजट में बड़े फैसले नहीं होते? 5 लाख तक की छूट दी गई थी। किसान सम्मान निधि योजना सरकार की सबसे बड़ी योजना, जिसमें सीधे तौर पे 60 से 65 करोड़ किसानों तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। हर साल 6000 किसानों को जो है सीधे तौर पे पैसे देने की योजना लागू की गई थी, और ये कब किया गया था? इंटरिम बजट में। कौन कहता है कि इंटरिम बजट था? बजट आज के समय में खासतौर पे इंटरिम बजट, जिसकी हम लोग लगातार बात करें, ये इंटरिम बजट नहीं है, ये बजट है, क्योंकि इसमें बड़े फैसले होते हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी योजना, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी थे उनको सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से लॉन्च किया गया था, और सीधे तौर पर उसमें भी बड़े फैसले लिए गए थे। इसीलिए 18 स्वदेश लगातार ये कह रहा है कि ये इंटरिम बजट नहीं है, ये वोट ऑफ अकाउंट नहीं, ये बजट है, क्योंकि इसमें फिर से सरकार बड़े फैसले ले सकती है। और लगातार क्या फैसले ले सकती है, हम अपनी टीम के जरिए बता रहे हैं। बजट रिले रेस ये न्यूज में पूरा हो चुका है, और अब मेरे साथ पूरी टीम है। सबसे बड़ी बात, हमारे 18 स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया बड़े दिनों बाद आए। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले भी बड़ी देर कर दी आते जिस तरीके से आपने कहा, एक नैरेटिव आपने सेट किया था, लोग कहते हैं इंटरिम बजट, हमने कहा नहीं, ये इंटरिम बजट नहीं है। इसी नैरेटिव को हमने आगे बढ़ाया, जो आपके मार्गदर्शन सीधे तौर पे यही है, इंटरिम बजट नहीं, बजट है ये। बजट होता है। हाँ। और मेरे हिसाब से पिछले बजट की अगर आप तुलना देखिए 2024 या 2019 के अंदर, इस बजट पर अनाउंसमेंट्स हुए थे। देखिए 2021 में कोविड के बाद जो बजट आया, उस बजट का बेसिक फाउंडेशन क्या था? सर्वाइवल, इकोनॉमी को सर्वाइव कराइए। 2022 में जो बजट आया उसमें क्या था? सर्वाइव तो करके इकोनॉमी उसको रिवाइव कराइए। फिर आपका जो बजट 23 में आया, रिवाइव करा करके उसको आप फ्लरिश कराइए। और 2024 का जो बजट रहेगा उसके बाद रहेगा फ्लरिश के बाद उसको फ्लाई कराइए। तो क्या इस बजट के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है कि जो इकोनॉमी को फ्लाई करा सके? देखिए फ्लाई इकोनॉमी कर रही है, इस बजट में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए कि उड़ान नीचे की तरफ आ जाए। हमारी इकोनॉमी इस समय ऐसी अमृत काल की जो हम बात कर रहे थे, हम महसूस कर रहे हैं। तो ये बजट भी अमृत काल का बजट रहेगा, एक प्रकार का विजन डॉक्यूमेंट रहेगा। या लास्ट बड़ा फोरम है मनीष, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर पूरी अपनी एक प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी को हम के शेप बोल सकते हैं, इकोनॉमी को हम बोल सकते हैं रूरल वर्सेस अर्बन, मगर इकोनॉमी में रूरल सहयोग की आवश्यकता है। इस इकोनॉमी में अगले 5 नहीं, अगले 50 साल के बारे में मुझे लगता है बातचीत होगी। इसलिए स्वदेश करा रहा है बजट, मतलब विकास की गारंटी। विकास की गारंटी एक बजट से नहीं होती। विकास की गारंटी विजन स्टेटमेंट से होती है। जो विजन स्टेटमेंट रहेगा वह क्या रहेगा? इंक्लूसिव ग्रोथ, लेस गवर्नेंस, मोर अकाउंटेबिलिटी, मोर पार्टिसिपेशन। निर्मला सीतारमन जी के अगर आप पूरे टेन्योर में देखें तो जो डीमैट अकाउंट थे अभिषेक जी, वह 2019 में केवल 2.5 करोड़ थे। बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश ने पिछले 1 साल में 1 करोड़ डीमैट अकाउंट करे। बिल्कुल। अब डिम्पी जी गांव-गांव में हीरो है। नहीं, लेकिन एक और चीज जो मुझे भी आपसे पूछनी है वो ये है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी सरकार यहाँ पर, जो काम अब तक किया है और जो आने वाले समय में करने वाली है। बाजार को पता है कि स्थिर सरकार है, बाजार की जरूरत होने वाली है ऐलानों पर। ऐसे कौन से दूरदर्शी ऐलान होंगे, फ्यूचर ऐलान होंगे, जिन पर नजर आपकी रहेगी और आप भी चाहेंगे कि हमारे दर्शक उन ऐलानों को समझें? देखिए, पहले बजट के 4 डेटा पॉइंट की बात करते हैं, जो कि नियर टर्म हम जिसे बोलते हैं, जिस पर हम सब आकर ये बोलेंगे बजट अच्छा है खराब है। नंबर 1 होता है सरकार का फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का एक नंबर अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से बाजार की जो अजम्पशन है वो 5.3, 5.3 के ऊपर या नीचे मार्केट बोलेगा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है या खराब है। फिर होता है सरकार की ग्रोथ अजम्पशन, किस लेवल पर सरकार अपनी
टैक्स की ग्रोथ कर रही है। भाई सरकार की कमाई क्या होती है? आप और हम जो टैक्स देते हैं आप और हम मुझे जानना है कि टैक्स पर के तौर पे आपकी उम्मीदें क्या होने वाली है। देखिए, कोई भी टैक्स पे ज्यादा टैक्स देना नहीं चाहता है तो यह तो एक हमेशा चलता रहेगा। हमेशा टैक्स कम दो, टैक्स कम दो। मगर क्या होगा वो मुझे नहीं पता। मगर टैक्स की अजम्पशन क्या रहेगी? पिछली सरकार ने अजम्पशन करी थी 11 से 12%, ग्रोथ आ रही 15 से 16%। तो उनकी ग्रोथ को लेकर के टैक्स अजम्पशन क्या रहेगी? तीसरा, एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर आप करेंगे उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर व्यूअर्स को बता देता हूं कि दो प्रकार से सरकार इकोनॉमी को स्टिमुलेट करती है। एक तो आपको वो पैसा देती है, दूसरा वो पुल बनाती है, रोड बनाती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी चले। इस सरकार का जो हॉलमार्क रहा है वह है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछले 3 साल से कोविड के बाद 30% हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। 30% हर साल, यानी कि 3 साल में 2.5 गुना। 10 लाख करोड़ का जो नंबर है, आज से 3 साल पहले 4 लाख करोड़। अगर वो नंबर 11 लाख करोड़ हो जाता है तो मार्केट बोलेगा 10 में इतना कमाल है तो 11 में और धमाल होगा। तो एक्सपेंडिचर पे नजर रखिए। चौथा, मैं बोलूंगा बोरोइंग टारगेट पे नजर रखिए। बोरोइंग टारगेट सबसे ट्रिकी है इस बार। इसलिए ट्रिकी है बिकॉज 3 महीने बाद जेपी मॉर्गन का इंक्लूजन आ रहा है। जेपी मॉर्गन के इंक्लूजन के बाद भारत के अंदर बॉन्ड से बहुत पैसा आएगा। तो सरकार किस प्रकार से इस बॉन्ड की वॉलिटिलिटी को देखने वाली है वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज भारत सरकार की जो कमाई है उसमें करीब 35 से 40% जो आपका खर्चा लगता है वो ब्याज में जाता है। आपकी जो आप 1 रुपया जो आप कमाते हैं उसके अंदर 35% जो आप कमाते हैं वो ब्याज में जाता है। तो अब वो ब्याज दर को परमानेंट कम करना, उस पर आप अज्यूम क्या करते हैं? अगर आपका 7 का 6.5 हो गया तो आधा % अगर आप उस लेवल पर देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। सरकार वहाँ उम्मीद क्या करती है? और मुझे लगता है कि सरकार इस बजट के अंदर इनकम टैक्स वालों को कुछ राहत देगी। चलिए सर, आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ। लेकिन एक सवाल जो सबको पूछ रहे हैं हम लोग, मैं भी वित्त मंत्री, पिछले बजट में भी है लगा था पहले बजट में भी लगा था। अच्छा नहीं, लेकिन एक सवाल, क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन पूछना है, जो सब एक्सपर्ट्स को पूछ रहे हैं, मैं भी वित्त मंत्री, मैं तो नहीं हूँ तो जो चीज हम बाहर नहीं समझ पाते उसके बारे में क्यों सोचना? वो बहुत ही बड़ा काम है। तो वित्त मंत्री का इंटरव्यू हम देखेंगे जी, उम्मीद करते हैं जरूर इंटरव्यू मिलेगा। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँ, बड़े गर्व और फक्र में होता है जब वित्त मंत्री साहब हमसे बात करती हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट रहेगा एक ऐसा बजट रहेगा जिसमें स्वदेश की टीम आपके साथ है। हमारे साथ आइए। उस दिन भले ही आप हमारे स्टूडियो में आ सकर, मैं आपको बोलूंगा, हम आपको बजट की बारीकियां, बजट में पैसा बनाने का तरीका, पूरी टीम आप देख सके। डिम्पी साहब भी हमारे दिल्ली से आ चुके हैं और अभिषेक जी इस बार छुट्टी पर नहीं जा रहे हैं। तो डटे रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मेरी इल्तिजा, मेरी गुजारिश है कि हम पे भरोसा करिए, बिकॉज स्वदेश का जो नारा है, बढ़ो बदलो देश के साथ। इसी के साथ नहीं, बैठक तो दे दे सर का भाई खाता है सर, बजट भाई खाता। देखिए फाइनेंस इसका खुलासा होने वाला है ईटिनो स्वदेश के साथ। ईटिनो स्वदेश पे देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े टीम, सबसे बड़े कॉर्पोरेट और निश्चित रूप से निकुंज सर तो लगातार बजट समझाने के लिए हम साथ रहेंगे ही रहेंगे। बढ़ो बदलो देश के साथ, मगर डटे रहो स्वदेश के साथ। बिल्कुल। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।